चलो बेटा शुरू करते हैं। पहले तो ये बैकग्राउंड चेंज करो यार, ये लो। हाँ बेटा, अब हमने किया क्या था, देखो हम लोग हमारा क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग 7 चैप्टर तक का काम पूरा कर चुके हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, बहुत ज्यादा बिजी हो गया था बेटा मैं, बट इस वीडियो के अंदर हम ना क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 विच इज द इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर को पूरा पैक कर देंगे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, 33-34 मिनट्स की वीडियो होगी, पूरा चैप्टर पैक हो जाएगा। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है, वीडियो को एंड तक देखना प्रोडक्टिव यूज के लिए। और अगर इस वीडियो को मैक्सिमम आउटपुट चाहिए ना, तुम चैप्टर नंबर 7 पहले अच्छे से करके आओ, सारे उसके फॉर्मुलाज आने चाहिए, सारे उसके कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तभी इस चैप्टर को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 8 इनकम डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, अगर मैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, जो कि है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा चैप्टर। ध्यान से देखो बेटा, इनकम डिटर्मिनेशन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम लेवल, यानी इस चैप्टर के अंदर पहले हम इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करेंगे, फिर मल्टीप्लायर। अभी मल्टीप्लायर क्या होता है, चैप्टर के एंड वाला कॉन्सेप्ट है, वहां जाके देखेंगे। पहले हम समझे इक्विलिब्रियम लेवल यानी इनकम डिटर्मिनेशन कैसे फाइंड करना है। हमने डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल करना है बेटा केनेजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग। केनेजियन थ्योरी क्या होती है बेटा, एक पुराने इकोनॉमिक्स हुए थे, उन्होंने केनेजियन थ्योरी दी थी। क्या नाम था सर उन इकोनॉमिक्स का? जॉन माइनार्ड केन्स। ठीक है, उनका नाम था ये, जिनकी फोटो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आपको दिख जाएगी। अच्छा, वो हुए थे इकोनॉमिक्स। उन इकोनॉमिक्स ने एक थ्योरी दी थी जिनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी जो रन करती है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू करती है। यानी एग्रीगेट डिमांड बेसिकली उनका मेन टूल था कि एग्रीगेट डिमांड के थ्रू इकोनॉमी ड्राइव होती है, यानी इकोनॉमी चलती है। और इक्विलिब्रियम उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड करने के लिए हम लोगों को एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को पढ़ना पड़ेगा। उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, यानी कि जब उनके अकॉर्डिंग जब एडी एएस के इक्वल होगा तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होगी। यानी एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई लिख सकता हूं मैं, और एएस को मैं इज इक्वल टू सी प्लस एस लिख सकता हूं। और दोनों को एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट करने पे, यानी एडी की जगह सी प्लस आई और एएस की जगह सी प्लस एस लिखने पे और सी को सी से काट देने पे मुझे प्राप्त होगा बेटा एस इज इक्वल टू आई। यानी मेरे पास इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस निकल आती हैं, एक एडी इज इक्वल टू एएस और एक एस इज इक्वल टू आई। यानी इक्विलिब्रियम की दो अप्रोचेस हैं, एक है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एक है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच यानी एसआई अप्रोच। पहले अगर मैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच की बात करूं, बहुत ही सिंपल सी अप्रोच, ध्यान से सुनना बेटा। देखो, अकॉर्डिंग टू केनेजियन थ्योरी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी is determined when the aggregate demand represented by C plus I curve is equal to the total output, that is aggregate supply. Aggregate demand comprises of two components. कह रहे हैं कि देखो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम तब होगा जब AD is equal to AS होगा, और उसके बाद वो एग्रीगेट डिमांड को समझा रहा है जिसके अंदर दो कंपोनेंट आता है C plus I, जिसको समझने के लिए हम लोग लास्ट 7 चैप्टर की वीडियो में डिटेल में समझ चुके हैं दोनों कंपोनेंट्स को। यहाँ पे फिर से देख लो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब कंजम्पशन ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउसहोल्ड, यानी जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो डायरेक्टली वेराई करता है विद द लेवल ऑफ इनकम, दैट इज कंजम्पशन रेजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। यहाँ बेटा टी एच आएगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? ये एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, यानी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर होता है जो इनकम लेवल से इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि मैंने 7 चैप्टर में इसका रीजन बताया था कि हम लोग शॉर्ट टर्म में स्टडी कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है मूव नहीं करती, इनकम जो मर्जी हो जाए, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन सेम। सो एडी कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय सी प्लस आई कर्व, यानी एडी कर्व को सी प्लस आई कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे इनकम डिटर्मिनेशन करने के लिए, यानी इक्विलिब्रियम लेवल फाइंड करने के लिए। एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली क्या होता है? ये टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है ऑफ द नेशनल इनकम, या फिर इकोनॉमी में टोटल गुड्स है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज डिपिक्टेड बाय 45 डिग्री लाइन। याद हो अगर आपको कि आप लोग कुछ इस तरीके का कर्व बनाते थे, एक एएस के लिए 45 डिग्री का कर्व बनाते थे हम, याद है बेटा आपको? हाँ जी सर, याद है बिल्कुल। सिंस द इनकम रिसीव इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, एएस कर्व को हम लोग सी प्लस एस कर्व भी बोलते हैं। ठीक है सर, यानी एएस का फॉर्मूला भी तो यही है, सी प्लस एस। द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम। देखो, ये है हमारे पास टेबल और ये नीचे है हमारे पास डायग्राम। इनके थ्रू हम समझ सकते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को अच्छे से, एडीएएस अप्रोच के थ्रू। यहाँ पर हमें गिवन है पहला कॉलम, एक मिनट के लिए मत पढ़ो बेटा, बाकी देखो इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और रिमार्क्स लिखे हुए। अगर मैं इनकम की बात करूं 0 से लेकर 600 तक, लास्ट चैप्टर में भी यही पढ़ा था, यहां तक मूव हो रही है। कंजम्पशन हमारा 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। दिख रहा है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। फिर दिख रहा है हमें सेविंग्स के बारे में। सेविंग कैसे निकाली है सर? इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके सेविंग निकाली हुई है। आई होप सो समझ आता है।
फिर इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला सर, इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, यानी हमें 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, लेवल ऑफ इनकम चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर हमारे पास एडी कैसे निकाला, एडी निकाला सर सी प्लस आई करके फॉर्मूला लिखा भी हुआ है, सी प्लस आई, ये ऐसे निकाला हमने, यानी हमने यहाँ पर सी प्लस आई इनको प्लस किया, हमारा एग्रीगेट डिमांड आ गया। एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकाला सर, सी प्लस एस करके, कंजम्पशन और सेविंग को प्लस करके। आपको बचपन में सिखाया था सर इनकम और ए एस सेम होता है, यानी वाई इज इक्वल टू ए एस होता है। ये देखो बेटा यहाँ पर सेम भी आ रहा है, यानी जादू प्रूफ भी हो रहा है बचपन वाला। रिमार्क्स आ गए। ऊपर के 4 लेवल दिख रहे हैं जो हमारा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, नीचे के 2 लेवल दिख रहे हैं जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, और बीच वाला लेवल दिखा रहा है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई विच इज आर इक्विलिब्रियम लेवल। आई होप सो समझ आता है। देखो अगर सुन भी लोगे आंख बंद करके वीडियो को तो बहुत अच्छे से चैप्टर दिमाग में बैठ जाएगा। रिवीजन तो करनी पड़ती है सर, उसके बिना तो काम बना ही कब है। हमारे पास ये वाला लेवल है जहां पर हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ गई। देखो यहाँ पर इसके बारे में एक बार थ्योरी पढ़ लो, फिर इन वाले लेवल्स का डिस्कशन करेंगे, यानी एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई की बातें करेंगे। पहले देखिए ना, एडी और सी प्लस आई कर्व शोज द डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर एंड फॉर्म्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच लेवल ऑफ इनकम। द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द पॉइंट ई वेयर सी प्लस आई कर्व इंटरसेक्ट द 45 डिग्री लाइन। ये इस पॉइंट की बात कर रहा है। सी प्लस आई कर्व ये है हमारा, ये इंटरसेक्ट करता है 45 डिग्री लाइन को, यानी ये 45 डिग्री लाइन थी, इसको इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ई पे, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ई इज द इक्विलिब्रियम बिकॉज एट दिस पॉइंट लेवल ऑफ डिजायर्ड स्पेंडिंग ऑन द कंजम्पशन व्हिच इज एग्रीगेट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट exactly equals to the level of output which is AS, यानी इस पॉइंट में वो AD is equal to AS होने की बात कर रहा है। OY is the equilibrium level, ठीक है, OY is the equilibrium level of output corresponding to point E। बेटा ये OY नहीं, यहाँ पर ये इसकी बात कर रहे हो, क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे Y बोल रहा है वो। OY is the level of, क्या कह रहा है, equilibrium level of output, यानी ये वाला जो आउटपुट का लेवल है ये हमारा कौन सा आउटपुट है, equilibrium level of output है। The equilibrium level of income is 400 crores, ठीक है, यहाँ पर when AD is equal to AS that is 400 crores, it is the situation of effective demand. Effective demand refers to that level of AD which becomes effective because is it equal to AS। देखो effective demand basically वो वाली डिमांड है जो मार्केट में हो रही है, जो बिक रहा है, जितना प्रोडक्ट बिक रहा है, जितनी डिमांड आ रही है उसको effective demand बोलूंगा। सो ये वाला सिचुएशन जो है, यानी देखो इतना प्रोडक्ट बिक रहा है ना मार्केट में, तो इसको इफेक्टिव डिमांड बोला गया। और ये कब आएगी, जो हमारा AD AS के इक्वल होगा। ठीक है सर, ये कुछ पॉइंट्स बताए गए थे। सर अब मैं बात करूं अगर क्या होगा व्हेन AD इज मोर देन AS, यानी व्हाट हैपेंस व्हेन AD इज मोर देन AS। देखो सिचुएशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, यानी प्रोड्यूसर उतना नहीं बना पा रहा जितनी डिमांड आ रही है। क्या करेगा प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, यानी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, यानी लोगों को हायर करेगा, लोगों को हायर करने के बाद प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद वो प्रोडक्शन करेगा और एग्रीगेट डिमांड पूरी करने की कोशिश करेगा। कब तक करता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। देखो सर यही वाली अंग्रेजी लिखी हुई है, when the plant spending that is AD is more than the plant output that is AS then C plus I curve lies above the 45 degree line। I hope so आपको दिख रहा है, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है जब AD ज्यादा होगा, यानी ये वाला जो लेवल है, जब ये वाला लेवल जो है बेटा ये है AD is more than AS का, ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिख दो बेटा, हाँ जी सर लिख दीजिए, ये वाला लेवल है AD is more than AS का। सिंपल सा चैप्टर यार, समय लगता ही नहीं अगर ध्यान से सुन लो तो। ठीक है, देखो ये वाला लेवल है AD is more than AS का, कह रहा है कि जब ऐसा होगा तो AD का which is C plus I curve lies above the 45 degree line which is the AS curve। ओके बेटा, कह रहा है it means that the consumer and firms together would be buying more goods than the firms are willing to produce, यानी would be buying आएगा यहाँ पे BUYING, ये स्पेलिंग नहीं आएगी बेटा, एडिटर थोड़े से हमारे महान है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। प्लान इन्वेंट्री जितना सोचा था कि बनाएंगे उससे ज्यादा बिक रहा है, तो प्लान इन्वेंट्री कम हो गई ना डिजायर्ड लेवल से। ये तो कह रहा है टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल फर्म वुड रिजॉर्ट टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। फर्म क्या करेंगी, प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगी। इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल, जिससे एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट दोनों बढ़ जाएगा, विच इन टर्न विल रेज द इनकम लेवल, जिससे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। This process will continue until the economy is back at the output level OY। OY नहीं है बेटा, यहाँ पर देखो ये Q लिखा था ना, हाँ यही वाला पॉइंट की बात करें जिसको हमने चेंज करके Y कर दिया। When AD becomes equal to AS, यहाँ D जैसा कुछ नहीं है बेटा, where AD becomes equal to AS and there is no further tendency to change। ठीक है, ये होगा यहाँ पे, यानी कि सिंपल सी बात है, जब हमारे पास एग्रीगेट डिमांड मोर देन AS होगा तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आउटपुट भी बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ लोगों की इनकम जो है वो भी बढ़ जाएगी, यानी तीनों चीजें इंक्रीज हो जाएगी। ये होगा व्हेन AD इज मोर देन AS। ठीक है जी, समझ आता है जी। अच्छा सर हमने ना फर्स्ट वाला लेवल नहीं पढ़ा था। फर्स्ट वाला ये क्या था बेटा, फर्स्ट वाला एम्प्लॉयमेंट था। एम्प्लॉयमेंट का मतलब हमारे रिसोर्सेज, हमारे देश में जो रिसोर्सेज काम कर रहे हैं। पता लग रहा है कि हमारे देश में 40 लाख लोगों ने काम किया,
तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ गई। इसका मतलब 50 और 60 लाख लोगों को, यानी कि 20 लाख लोगों को, बचे हुए 20 लाख लोगों को काम मिला ही नहीं इकोनॉमी में। इसका क्या मतलब वो काम ना मिलने का? सर इसका मतलब वो हमारी इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है, यानी लोगों को पूरा काम भी नहीं मिल रहा और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है। सर पता है इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं बेटा? इस सिचुएशन को रिसेशन बोलते हैं, कि इकोनॉमी में इतना प्रोडक्शन ही नहीं है, या फिर बोलो इतने लोगों को काम ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं होगी? क्योंकि लोगों का पैसा नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर लोगों को यहाँ पर काम नहीं है, काम की वजह से पैसा नहीं है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है। ऑल सारी बातें डिटेल में बाद में भी आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास व्हाट हैपन व्हेन एडी इज लेस देन एएस। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, इसको एक बार इसको ही पढ़ ले बेटा, क्या लिखा हुआ है? Planned inventory is the unsold stock of goods and services which has been anticipated in case of an expected fall in the sales, while unplanned inventory refers to the unanticipated change in the stock due to the unexpected fall in sales। देखो यहाँ प्लान इन्वेंट्री लिखा था ना, इसके मतलब बता रहा है वो। प्लान इन्वेंट्री का मतलब जो प्लान किया था सेल करने को, अनप्लान का मतलब जो प्लान नहीं किया था फिर भी हो गया। सिंपल सा मीनिंग है सर, आई होप तो समझ आता है। बात करूं अगर एडी इज लेस देन एएस की, व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज लेस देन एएस? सर सिंपल सी बात है, एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। सब प्रोडक्शन कम करो, क्योंकि आप ऑलरेडी उतना बना रहे हो जितना बिक ही नहीं रहा। एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एएस, यानी एडी इज लेस देन एएस लेवल की बात कर रहा है, यानी प्रोडक्शन ऑलरेडी, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑलरेडी ज्यादा है, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, तो प्रोडक्शन को कम किया जाएगा। When AD is less than AS, then C plus I curve lies below the 45 डिग्री लाइन। ये देखो इसकी बात कर रहा है, ये वाला लेवल, ये है हमारे पास AD is less than AS, lies below the 45 डिग्री लाइन। It means consumers and firms together would be buying lesser goods than the firms are willing to produce. As a result, the planned inventory would raise. To clear the unwanted increase in inventory, firms plan to decrease the production. It will decrease the employment and output level, जिससे देखो प्रोडक्शन को कम करने के लिए क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम होने से तो आउटपुट कम होगा, which in turn will reduce the income level. This process will continue until the economy is back at the output level. कह रहा है तब तक होता रहेगा जब तक हमारी इकोनॉमी वापस इस वाले लेवल तक नहीं आती, यानी यहाँ से वापस यहाँ नहीं आती। हमारा टारगेट क्या है? इक्विलिब्रियम पे पहुंचना। आई होप सो। यानी क्या होगा? व्हेन एडी इज लेस देन एएस, एम्प्लॉयमेंट को कम किया जाएगा, जिससे आउटपुट कम हो जाएगा, जिससे लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी। तीनों चीजें इस बार फॉल होंगी। आई होप सो, यहाँ तक समझ आता है सर। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट अप्रोच विच इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करूं, एस इज इक्वल टू आई, यानी जहां पर हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो गया। यहां पर इस वाले टेबल में भी देखा था हमने, यहाँ पर ये हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट यहां पर भी इक्वल हो रहा था। सर यही वाला लेवल तो हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। वहां पर मैंने सिर्फ इतना टेबल उठाया हुआ है, जो नीचे वाला टेबल है वो इतना टेबल है, इसी से पिकअप हुआ है वो। देखो बेटा यहाँ पर 3 अप्रोचेस आ गई हमारे पास, ये 3 लेवल्स आ गए फिर से। व्हेन सेविंग इज लेस देन, देखो सेविंग कम है यहाँ पे, सारे लेवल पे दिख रहा है आपको, ये वाले लेवल पे सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और इस वाले लेवल पे हमारी सेविंग इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पर सेविंग इज, यहाँ पर बेटा ये एस इज इक्वल टू मोर देन आई आएगा, यहाँ पर हमारी सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, ये गलत लिखा हुआ है। आई होप सो समझ आता है, ठीक है जी। हाँ जी सर, इसके बाद क्या करेंगे बेटा? इसके बाद हम लोग देखेंगे एक बार कि हमारा सेविंग होता क्या है। बेसिकली देखो, इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू द सेविंग, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बिकॉज ऑफ द ऑटोनोमस कैरेक्टर। ये कहां पर है सर? ये रहा, कह रहा है इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि ये ऑटोनोमस होता है, सेम रहता है हर लेवल पे। अच्छा, एंड सेविंग कर्व की बात करेगा, द सेविंग कर्व स्लोप्स अपवर्ड शोइंग दैट देयर इज as the income raises saving also raises। जो हमारा सेविंग कर्व है अपवर्ड कर्व है, क्यों? दिखाता है कि जैसे जैसे हमारी सेविंग बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, सेविंग भी बढ़ेगी। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कब होगी? पॉइंट ई पे, जहां पर सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगा, और ये वही लेवल था जहां पर हमारा एडीएस इक्वल था। ओके, एट पॉइंट ई एक्स एंटे सेविंग्स इज इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, यानी प्लान्ड सेविंग्स इज इक्वल टू द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। आई होप सो समझ आता है। फिर ओवाई इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई। ओवाई जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है, ये देखो इसकी बात कर रहा है ओवाई, कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई, इसकी बात कर रहा है। आई होप सो दिख रहा है आपको। द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 400 करोड़ व्हेन द प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम लेवल हमारा ये वाला आ गया 400 करोड़ का इनकम लेवल, जो हमारी प्लान्ड सेविंग जो है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। क्या होगा सर जब हमारी सेविंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी? सर सेविंग कम होने का मतलब है कि लोग खर्चा नहीं कर रहे, पैसा बचा ज्यादा रही है, यानी कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। सर तो मैं कह सकता हूँ ना, यही बताओ लेवल है जब एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, यानी जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं बेचना तो चाह रहे हैं बट लोग सेव कर रहे हैं, खर्चा ही नहीं कर रहे, तो ये वाला लेवल हुआ। ये वाला लेवल मैं कह सकता हूँ जब सेविंग, या सॉरी यहाँ पर बेटा सेविंग कम थी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, तो ये वाला लेवल जो हुआ, सॉरी उल्टा समझा दिया बेटा, यहाँ पर सिर्फ इतना सा पॉइंट है, ज्यादा नहीं गड़बड़ हुई है, ध्यान से सुनना बेटा, आराम से समझ आ जाएगा। इस वाले लेवल पे हमारी सेविंग क्या है सर? लेस है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है,
और इस वाले लेवल पे उल्टा है सर, इस वाले लेवल पे हमारी सेविंग ज्यादा है, यानी कि एडी यहां पर कम है, एएस यहां पर ज्यादा है। ये सर सेम जैसे ऊपर सॉल्यूशन जो थे ना वो यहीं पर आ जाएंगे। ये देखो व्हाट हैपेंस व्हेन सेविंग इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट, कह रहा है इफ द प्लान्ड सेविंग इज मोर देन द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दैट इज आफ्टर पॉइंट ई। देखो यहां पर आफ्टर पॉइंट ई का मतलब यहां पर हमारी सेविंग ज्यादा है, ठीक है ना, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, इस वाले लेवल पे हमारी सेविंग ज्यादा है आफ्टर पॉइंट ई। इट मींस हाउसहोल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू, यानी देखो यहां पर सेविंग ज्यादा होने का मतलब हाउस होल्ड पैसा बचा ज्यादा रही है, खर्चा कम कर रही है। तो एज अ रिजल्ट द इन्वेंट्री रेज अबव द डिजायर्ड लेवल, यानी जितना सोच के रखा था उससे ज्यादा बच जाएगा। तो टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री फर्म वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन, जिसमें फर्म प्रोडक्शन को यानी आउटपुट को कम करेंगी, उसको करने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। देखो लिखा है डिक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट लेवल विच इन टर्न रिड्यूस द इनकम। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू जब तक हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट फिर से इक्वल नहीं हो जाता। इसका बिल्कुल उल्टा, व्हेन सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, क्या होगा जब सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब आपका जो लोग खर्चा है वो ज्यादा कर रहे हैं। तो अब आउटपुट बढ़ाओगे, आउटपुट बढ़ाएंगे तो क्या होगा सर, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और हमारी इनकम लेवल भी जो है बढ़ जाएगा। सेम सर सेम, जो कौन सा वाला लेवल था हमारे पास, एडी इज मोर देन एएस वाला, और ये था हमारे पास एडी इज लेस देन एएस वाला, ये वाले लेवल की बात कर रहा है। आई होप तो समझ आता है। पेपर में इन चारों में से एक मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है बोर्ड एग्जाम तक में। अगर मैं बात करूं इसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल आ गया। सर इक्विलिब्रियम लेवल को पढ़ने के लिए ना तीन तरीके के इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ा जा सकता है। एक है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दैट इज मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं बात करूं इसकी ध्यान से देखो बेटा, पहले मैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कौन सा है, यानी जब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है व्हेन देयर इज व्हेन द पीपल हु इज विलिंग टू वर्क गेटिंग द वर्क, यानी कि जब इकोनॉमी में सारे लोगों को काम मिल गया है तब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आई है। यानी अगर हम इसकी बात करें हमारे टेबल की, जहां पर हमारे पास इकोनॉमी में 60 लाख लोग थे, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम इस लेवल पे आई है कि 60 लाख लोगों को काम मिल जाए और एडीएस इक्वल हो, उस लेवल को बोलेंगे हम लोग कौन सा लेवल सर, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। आई होप सो समझ आता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। ऐसा लिखा हुआ इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बिकॉज़ एग्रीगेट डिमांड EQ इज इक्वल टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। देखो यानी यहाँ पर हमारी EQ जो डिमांड है वो OQ के इक्वल आ गई है, ओके, एट OQ लेवल ऑफ आउटपुट, यानी इस लेवल ऑफ आउटपुट की बात कर रहा है। ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रेवलिंग वेज रेट आर एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, यानी वो सारे लोग जो काम करना चाह रहे हैं उन सब लोगों को काम मिल रहा है। दैट इज देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कुछ भी नहीं है इकोनॉमी में, यानी यहाँ पर सब लोगों को काम मिल गया है। एक आएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सर ये है 5 स्टार पॉइंट, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या है देखो इसका मतलब है कि देखो ये यही वाली सिचुएशन है, ये यही वाली सिचुएशन है कि जब सारे लोगों को काम भी नहीं मिला फिर भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ गई, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है देखो यही लिखा हुआ है ऐसा कुछ, इट रेफर्स टू सिचुएशन इन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड, इट अकर्स प्रायर टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ADAS at AD is equal to AS at point F, ये point F की बात कर रहा है, which is lower than the full employment level, as OQ यानी OQ जो है वो less than, as OQ1 is less than the OQ, यानी OQ1 ये वाला point जो है वो इस वाले point से कम है। The point signifies the under employment equilibrium, यानी point F under employment equilibrium दिखा रहा है, ओके जी। फिर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये तो बस 5 स्टार है, यानी 55 स्टार नहीं है, डबल 5 स्टार है, ठीक है। देखो 5 स्टार स्क्वायर बोल दो इसको। ये ऐसा पॉइंट है जो ना एक्चुअल में तो होता ही नहीं है बट पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू AS बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के यहां इक्वल हुई है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट था ऑलरेडी, यहां पर इक्विलिब्रियम आई है हमारी, यानी हमारी इकोनॉमी कह रही है कि हम डिमांड इतनी करेंगे, पर सर इकोनॉमी में कैपेसिटी तो इतनी थी, क्यों, फुल एम्प्लॉयमेंट पे प्रोड्यूस कर रहे थे ना, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी इतनी थी बट इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे यहां पर आई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला लेवल, ये वाला आउटपुट जो है वो हो ही नहीं सकता, यानी ये वाला आउटपुट लेवल तो सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि रियल में ये प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बाद अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो क्यों आएगा सर, क्योंकि जो आउटपुट बिक रहा था फुल एम्प्लॉयमेंट पे वही वाला आउटपुट जो है वो महंगा करके बेचा जा रहा है, यानी आउटपुट बन तो इतना ही सकता है सर मैक्सिमम, तो ये यहां कैसे बिक रहा है सर, ये बिक रहा है सिर्फ और सिर्फ महंगा करके, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई को बढ़ावा देता है। एट AD1, ये जो AD1 है इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है,
as AD1 is equal to AS at point G which signifies the higher than the full employment level. इसकी बात कर रहा है, ठीक है। at point G signifies the over full employment equilibrium, ये इस point G की बात कर रहा है, even ना बोल के इसको G बोल रहा है, ठीक है। तो ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो रियल लाइफ में नहीं हो सकता क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। हाँ, इस लेवल पे होता क्या है, महंगाई बढ़ती है, यानी इकोनॉमी ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बेच रही है उसको और महंगा करके बेचती है, यानी इससे इन्फ्लेशन रेज होता है और कुछ नहीं होता। सर ये ना हमने कॉन्सेप्ट कर लिया अपने चैप्टर का, कहां तक का, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लिए। लास्ट टॉपिक रह गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर खत्म करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पैक हो जाएगा। बहुत छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओ तो। शुरू करते हैं जी। आप ब्रेक ले लो, 2 मिनट रुक जाओ, वीडियो को पॉज कर दो, आराम से पानी वानी पियो, फिर देखो मैं आपको करवाता हूं, वीडियो दोबारा चालू कर लेना। आ जाओ बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बच्चों को लगेगा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, नहीं बेटा, एक बार की गई इन्वेस्टमेंट, एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट से इनकम मेनी टाइम जनरेट हो जाती है, ये कह रहा कॉन्सेप्ट। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर जेएम काइंस, ये वही है जॉन माइनार्ड, ठीक है, काइंस जो थे। काइंस बिलीव दैट एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द फाइनल इनकम बाय मेनी टाइम्स। उनका मानना था कि अगर एक बार इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो फाइनल इनकम जो होगी वो बहुत बढ़ जाएगी। कैसे, मल्टीप्लायर एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट यानी एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम। सर एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा, उससे पहले तो नहीं आएगा। सपोज एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की गई कितने की, 4000 करोड़ की, ठीक है, 4000 करोड़ की। मैं सर बताता हूं इसको पूरा लॉजिक देके। 4000 करोड़ ब्रिज बनाने में खर्चे। अब जो ब्रिज बनाया होगा सर, उस ब्रिज बनाने के लिए बहुत सारे लेबर लगी होगी, कॉन्ट्रैक्टर्स लगे होंगे, सीमेंट वगैरह के, सरिये वगैरह के, बहुत सारे लोग लगे होंगे। उन सबको मिलाकर 4000 करोड़ पे किए गए। क्या उन 4000 करोड़ लोगों की इनकम हुई है ना, वो क्या उन लोगों ने उस इनकम को सारा का सारा सेव कर लिया होगा, अपनी जेब में डाल लिया होगा? नहीं सर, वो वाली इनकम को सेव ना करके लोगों ने क्या किया होगा, लोगों ने स्पेंड किया होगा, लोगों ने आगे लोगों को पे किया होगा, फिर उन लोगों ने आगे उन लोगों को और लोगों को पे किया होगा। इस तरीके से इनकम घूमती रही। सपोज उस 4000 करोड़ को आगे करते 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 16000 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई। जैसे सपोज फर्स्ट लेवल पे 4000 करोड़ जब दिए गए, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को तो 4000 करोड़ की इनकम आई। फिर उस 4000 करोड़ को आगे सपोज उसका 90% स्पेंड हो गया। 4000 करोड़ का 90% कितना होगा, 3600 करोड़। यानी इकोनॉमी में इनकम कितनी हो गई, पहले लेवल पे 4000, सेकंड लेवल पे 3600, टोटल 7600 करोड़ की इनकम हो गई। यानी यहां पर इस तरीके से एग्जांपल में कह रहा है कि 16000 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई। यानी मैं कह सकता हूं मैंने 16000 करोड़ की इनकम जनरेट करी 4000 करोड़ इन्वेस्ट करके, तो यानी मैंने जो 4 टाइम्स ऑफ माय इन्वेस्टमेंट पैसा कमा लिया। सर दिस इज मल्टीप्लायर। क्या फॉर्मूला बनाया, ये मेरी चेंज इन इनकम है यानी कि डेल्टा वाई, ये मेरी चेंज इन इन्वेस्टमेंट है यानी कि डेल्टा आई। तो के का फॉर्मूला, के मल्टीप्लायर, के को डिनोट कर रहा है मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई मेरा फॉर्मूला निकल आया। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है पहला मल्टीप्लायर का। ये लिखा था इन प्रैक्टिस इट इज ऑब्जर्व दैट when investment increase by a certain amount then the change in income is not restricted to that extent of the initial investment। कह रहा है जब आपने 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी तो जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम भी उतनी होगी, इनकम तो उससे ज्यादा हो सकती है, बट इट चेंजेस सेवरल टाइम्स द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन अदर वर्ड, चेंज इन इनकम इज अ मल्टीपल ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स द इनकम इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन इनकम इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। आई होप सो समझ आता है। आगे आए, देखो मल्टीप्लायर और एमपीसी के बारे में एक कॉन्सेप्ट बता रहा है। एमपीसी क्या होता है सर, एडिशनल इनकम में से खर्चा गया पैसा। मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर बताता है कि इन्वेस्टमेंट करने से कितने टाइम्स इनकम जनरेट हुई। कह रहा है कि जितना ज्यादा एमपीसी होगा यानी उतना ही ज्यादा तो आप अपनी एडिशनल इनकम को स्पेंड करोगे, और अगर उतना ही ज्यादा स्पेंड करेंगे तो सामने वाले पर्सन की इनकम भी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब मल्टीप्लायर जितना उतना ही ज्यादा आएगा, यानी इनकम उतनी ज्यादा आएगी जितना ज्यादा एमपीसी होगा। सो आई कैन से दैट दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। There exists a direct relationship between MPC and the value of multiplier. Higher the MPC, more will be the value of multiplier and vice versa. Concept of multiplier is based on the fact that one person's expenditure is another person's income. When investment increase, it also increase the income of the people. People spend a part of this increased income on consumption. However, amount of increased income spent on consumption, यहाँ बेटा spent आएगा, spent on consumption depends upon the level of value of MPC. कह रहा है आप अपनी इंक्रीज इनकम को कितना पोर्शन स्पेंड करोगे एमपीसी पे डिपेंड करता है। अगर एमपीसी आपका ज्यादा है तो अपनी इंक्रीज इनकम का ज्यादा पोर्शन स्पेंड करोगे, अदरवाइज लेस स्पेंड करोगे। इन केस ऑफ हायर एमपीसी, पीपल विल स्पेंड अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन। इन सच अ केस वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी मोर। In case of low MPC, people will spend a lesser proportion of their increased income
on consumption. In such a case, value of multiplier will be comparatively less. Thus, the value of multiplier depends upon the MPC. Okay, algebraic relationship बता रहा है बेटा multiplier और MPC के बीच में. कह रहा था algebraic relationship between multiplier and MPC can be derived in the following manner. We know at equilibrium level, income is the sum of total consumption and investment. देखो बेसिकली होता क्या है, इक्विलिब्रियम होता है AD is equal to AS पे. AD को मैं लिख सकता हूँ C प्लस आई, सर बचपन में सीखा था AD C प्लस आई होता है, और AS इक्वल होता है Y के. तो यहां से वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल पे जो मेरी इनकम है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की इक्वल होती है, तो Y इज इक्वल टू C प्लस आई. अगर ये ट्रू है सर, तो मेरा डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा I के भी इक्वल होगा. अगर Y इज इक्वल टू C प्लस आई है तो डेल्टा Y डेल्टा C प्लस डेल्टा I होगा. अब मुझे इस साइड पे ना, मतलब मेरे जो यहाँ पर है बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बनाना है. इसको 1 बनाने के लिए क्या करूंगा सर, मैं डेल्टा Y को डेल्टा Y से डिवाइड कर दूंगा, 1 बन जाएगा. मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है कि अगर सर एक साइड पे डिवाइड किया दूसरी साइड पे डिवाइड करो, यानी यहाँ पर ये दोनों भी डेल्टा Y से डिवाइड हो जाएंगे. ठीक है, समझ आता है बेटा. यहाँ पर डेल्टा Y, अब ये तो कट के हो गया 1. यहाँ पर सर ये हमारा डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, सर ये तो MPC का फॉर्मूला है, और प्लस डेल्टा I अपॉन डेल्टा Y. देखो बेटा डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I ये K था, ठीक है, ये K का फॉर्मूला था, पर यहाँ तो I अपॉन Y है तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन K आ जाएगा. ठीक है जी, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, MPC उधर ले जाऊं तो ये हो गया 1 माइनस MPC. यहां पर है मेरे पास 1 अपॉन K. ठीक है, K को आप डिवाइड में उधर भेज दो, 1 माइनस MPC को इधर भेज दो, तो K का फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस MPC. सर ये चीज एक्सप्लेन की हुई है इसने यहाँ पे, ये एक फॉर्मूला MPC का ड्राइव करके दिखाया. ठीक है, समझ आता है. फिर से कह रहा है कि MPC डायरेक्टली रिलेट करेगा MPC से, इनवर्सली करेगा MPS से. सर अंडरस्टूड सी बात है, अगर MPC ज्यादा होता था मल्टीप्लायर ज्यादा होता था, अगर MPS ज्यादा होगा मल्टीप्लायर कम होगा, क्योंकि MPS MPC का ऑपोजिट होता है. MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है. यहां पर टेबल में भी रिलेशनशिप दिखाया गया है. जैसे जैसे हमारा MPC बढ़ रहा है मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ती जा रही है. ठीक है, जैसे जैसे हमारा MPC कम हो MPS बढ़ रहा है, ये देखो MPS कम हो रहा है मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ रही है. अगर इसको उल्टा देखो, ऐसे देखो, यानी कि MPS की वैल्यू बढ़ रही है तो सर देखो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो रही है. अगर इसको नीचे उल्टो को यहां से देखो, यानी जैसे जैसे MPS की वैल्यू कम हो रही है मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो रही है सर, बढ़ती जा रही है. यानी मल्टीप्लायर का कौन सा फॉर्मूला लगाया, जो अभी भी ड्राइव किया था ये वाला फॉर्मूला. ठीक है, यहां से वैसे एक और फॉर्मूला भी निकल आता है, 1 माइनस MPC क्या होता है सर, 1 माइनस MPC MPS होता है, क्योंकि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है. तो 1 माइनस MPC कितना हो जाएगा सर, MPS हो जाएगा. यानी मैं 1 अपॉन MPS भी लिख सकता हूं फॉर्मूले में, यहाँ MPC की जगह, यानी 1 माइनस MPC की जगह ये भी लिख सकता हूं. तो ये भी मेरा K का एक फॉर्मूला हो गया. ओके, आई होप सो समझ आता है. तो यार टेबल तो बेटा देख के समझ आ जाएगी, ध्यान से देखो. अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट काम है. देखो एडिशनल इनकम को या तो आप सारा का सारा स्पेंड कर सकते हो. अगर आपने पूरी एडिशनल इनकम स्पेंड कर दी, यानी आपके MPC की वैल्यू जो है 1 है, अगर आप सारी की सारी एडिशनल इनकम स्पेंड करो तो MPC 1 होगा. इस MPC को K के फॉर्मूला पुट करो. K का फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और MPC की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC की 1 आ गई वैल्यू, तो 1 अपॉन 0. जब डिनोमिनेटर पे 0 हो जाए वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट. यानी मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट. या तो आप सारी एडिशनल इनकम को स्पेंड कर सकते हो तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी, यानी MPC की वैल्यू 1 होगी. पर अगर आप सारी की सारी एडिशनल इनकम को सेव कर लो, यानी अगर MPC की वैल्यू को 0 ले लो, आपने कुछ भी नहीं खर्चा, तो सर यहां पर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाऊं 1 अपॉन 1 माइनस MPC, इस पर MPC 0 है तो 1 अपॉन 1 आ गया, तो 1 आ गया आंसर. यानी ये मिनिमम वैल्यू है, यानी मिनिमम 1 टाइम तो इनकम इंक्रीज होगी और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है. ये कह रहा है सर यहाँ पर मिनिमम. ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम, ये आ गई सर मिनिमम. जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ, एक एक रीडिंग मारो, आपका काम क्लियर. वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर सर बार बार समझ चुके, दोबारा से कह रहा है. देखो यहां पर दिखाया गया वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर इस तरीके से, यहां टेबल में पढ़ लो बेटा. देखो द वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सनस एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सनस इनकम. व्हेन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज मेड देन द इनकम इंक्रीज मेनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई 100 करोड़ की, इज मेड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर. दिस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विल जनरेट एक्स्ट्रा इनकम ऑफ 100 करोड़. कह रहे इकोनॉमी में जब यहाँ पर 100 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई है तो 100 करोड़ जिन लोगों को मिला है उन लोगों की एडिशनल इनकम हो गई. दिस इज द फर्स्ट राउंड. यहाँ पर एक फर्स्ट राउंड की इनकम जनरेट हो गई, यानी कितनी इनकम हो गई फर्स्ट राउंड में सर, 100 करोड़ की. नाउ अब अगर MPC को मान ले 90%, यानी लोगों को जितनी भी इनकम मिलती है उसका 90% खर्च देते हैं. सो रिसिपिएंट ऑफ द एडिशनल इनकम विल स्पेंड 90% ऑफ द 100 करोड़. जिन लोगों को 100 करोड़ मिले वो उसका 90% खर्च देंगे, यानी कि 90 करोड़ खर्च देंगे.
अभी जो 90 करोड़ है आगे लोगों को मिला होगा तो उन लोगों की इनकम हो गई, यानी सेकंड राउंड में इनकम 90 करोड़ की हो गई। अब जिन लोगों को 90 करोड़ मिला है वो थर्ड राउंड में इस 90 करोड़ का 90% यानी कि 81 करोड़ स्पेंड कर देंगे। ठीक है, देखो ये चलता रहेगा आगे। द मल्टीप्लायर प्रोसेस विल गो ऑन and the consumption expenditure in every round will be 9.9 times, यानी 90% of the additional income received from the previous round। ये यहां पर हो रहा है। ये कब तक होगा सर? आपने यहां से k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू निकालो। k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको? एमपीसी 90% गिवन था ना, यानी 1/0.9, एमपीसी का मतलब 0.9 हो गया। मैं k का फॉर्मूला लगा रहा हूं, k का ये वाला फॉर्मूला लगाया ना, 1/1 माइनस एमपीसी वाला, एमपीसी की वैल्यू 0.9 थी, यानी 1/0.1 आ गया, यहां से काटा ऊपर आ गया, यानी 10 आ गया। यानी मेरी इनकम इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 100, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है? 10, तो मेरी इनकम मैक्सिमम इंक्रीज कितनी होगी? 1000 करोड़। यानी मेरे टेबल में देखो जहां तक मेरी इनकम जो है 1000 पहुंच जाएगी वहां मैं रुक जाऊंगा। कितनी इन्वेस्टमेंट से सर? 100 से। 100 की इन्वेस्टमेंट हुई है, उससे मेरी मैक्सिमम इनकम 1000 जनरेट होगी क्योंकि मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 आई थी। ओके, यानी 10 टाइम 100 का 10 टाइम 1000 ही होता है ना। तो देखो अगर वो कह रहा है कि यार 1000 की मेरी इंक्रीज इन इनकम होगा तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा? अगर 90% था, 1000 में टोटल इनकम जनरेट हुई है, टोटल इनकम का 90%, यानी मेरा 900 का कंजम्पशन बढ़ेगा, 100 की सेविंग होगी। आई होप तो समझ आता है। लास्ट टॉपिक सर, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर। देखो अभी मेरे पास इकोनॉमी में करंट लेवल एडी का ये है, एडी कब दिखा रहा है यहाँ पर, ये C+I कब। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई इकोनॉमी में, यानी मेरा न्यू एडी जो बनेगा C+I प्लस डेल्टा आई, नॉर्मल एडी के अबव यहां पर बनेगा ऊपर वो उसके। देखो यहां पर ये एडी ज्यादा होने से मेरी इनकम यहां से राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, यानी इनकम y से y1 पे चली गई। दिखा रहा है ये यहां पर कि जब इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाती है तो मल्टीप्लायर हमारी जो इनकम वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि यहां पर मल्टीप्लायर को प्रूफ कर रहा है ग्राफिकली। आई होप सो समझ आता है। इसकी थ्योरी अगर चाहिए तो मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, ऑल्दो पेपर में रेयर कॉन्सेप्ट आता है, आ जाए तो लिख के आना आपको आता है। ये सर हमने ना पूरी थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर 8 चैप्टर की खत्म कर ली है, वन शॉट की तरह लो इसको। सर हमारी बहुत जल्दी हमने आधे घंटे पौने घंटे में वीडियो, पौने घंटे से भी कम, मतलब 40 मिनट से भी कम में वीडियो खत्म कर दी है, 35 मिनट के आसपास की वीडियो बनाई है। तो आई होप सो आपको समझ आता है पूरा काम। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में शो करो, एक वीडियो इसकी देंगे। और किस चीज की सर? न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल के बाद फाइनली यह चैप्टर पूरा पैक हो जाएगा। कोशिश करूंगा इसके बाद जो चैप्टर नंबर 9 है वो भी वन शॉट में देने की कोशिश करूं ताकि अच्छे से तुम करके जाओ। आई होप से वीडियो समझ आती है। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों का शेयर करो, कमेंट में डाउट पूछ लो, कुछ भी है तो सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू बेटा।